नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? यानी कोई भी पर्सन रिप्रोडक्शन करने के लिए कितना हेल्दी है, इसी बात का जो हम पता लगाते हैं वही होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत सारे सर्वे किए हैं ये पता करने के लिए कि कोई ऑर्गेनिज्म या कोई आदमी या कोई इंसान किस तरीके से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाएगा। सबसे पहले इस रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? अगर हमसे कोई पूछ ले कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है तो हम क्या जवाब देंगे कि ये एक स्टेट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू द स्टेट। ये एक स्टेट है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए, उसके ऑर्गन हेल्दी होना चाहिए और ऑर्गन्स जो होना चाहिए वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू द स्टेट ऑफ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए और उसका नॉर्मल फंक्शनिंग होना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है दैट ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। अब हम बात करते हैं कि इसी चीज़ को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा। उन्होंने कहा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ means a total well-being in all aspects of reproduction। रिप्रोडक्शन के लिए फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली हर तरीके से जो फिट है उसी ऑर्गेनिज्म को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इफ़ ही और शी इज़ फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली हर तरीके से अगर वो फिट होता है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तब उसको हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहते हैं। ठीक उसी तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी होती है। किसी भी सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल रहते हैं, सारे इंडिविजुअल अगर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं तो उसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। अगर हमसे कोई पूछे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्या है, तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी मीन्स अ सोसाइटी इन विच द इंडिविजुअल लिव्स हु आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, जो कि बिहेवियरली, फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से रिप्रोडक्टिवली क्या होंगे? फिट होंगे। अब बात आती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम है और इन प्रॉब्लम को सही करने के लिए गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एनजीओज़ ने क्या क्या एजेंसीज़ बना रखी है, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ बना रखी है जिससे हम सारी प्रॉब्लम जो रिप्रोडक्शन को लेकर आ रही है सबको सॉल्व कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा क्या है? एक होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दूसरा होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। यानी रिप्रोडक्शन के द्वारा जो दो चीज़ जिसको बहुत ध्यान में रखते हुए सारे रिसर्च किए जाते हैं वो ये किए जाते हैं कि भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो जाए और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि किसी भी कीमत पे ये ना हो कि कोई ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए अंदर कोई डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती है। इस चीज़ के लिए दुनिया की सारी कंट्री में से भारत भी एक ऐसा देश है जहां इस पे काम किया गया था और सबसे पहले भारत में 1951 में फैमिली प्लानिंग नाम का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। फैमिली प्लानिंग के अंदर सारी चीज़ें बताई जाती थी, वहाँ एसटीडी भी बताया जाता था, वहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो सके तो उसके लिए भी स्ट्रेटजीज़ बताई जाती थी। तो फैमिली प्लानिंग जो था 1951 में पहली बार आया, लेकिन हर डेकेड इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया, हर 10 साल पे एक इम्प्रूवमेंट लाया गया, हर कुछ नई चीज़ों को रिसर्च में लाया गया और अब इसका नाम फैमिली प्लानिंग से बदल के या हम कह सकते हैं फैमिली प्लानिंग को इंक्लूड कर लिया गया है एक प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इज़ अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द फैमिली प्लानिंग। जो 1951 में फैमिली प्लानिंग वाला टर्म था उसी को मॉडिफाइड किया गया है और अब इसका नाम क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम RCH के बारे में समझते हैं कि RCH कहना क्या सकता है, यानी क्या होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम में मेनली क्या चीज़ें की जाती हैं।
सबसे पहली चीज़ जो मेजर टास्क है यानी जो मेजर रोल है इस एजेंसी का, इस प्रोग्राम का, वो क्या होता है कि सबके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें। किस लिए कि क्या क्या वेरियस एस्पेक्ट्स हैं रिप्रोडक्शन के, यानी जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं उनको ये समझाया जाए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकने के लिए कैसे क्या किया जाए या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो सके उसके लिए क्या किया जाए। तो ये प्रिंट मीडिया या हम कह सकते हैं ऑडियो विजुअल तरीके से लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहला जो मकसद होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का वही होता है क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स द इंडिविजुअल फॉर द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए कैसे कैसे हम लोग क्या अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो भाई ज़रूरी है कि लोग हमसे ये पूछेंगे भाई ठीक है हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, अब हमें बताइए आप हमको क्या फैसिलिटीज़ दें। तो ये फैसिलिटीज़ भी इन्हीं के द्वारा दी जाती थी। दैट इज़ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम के अंतर्गत में फैसिलिटीज़ यानी प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी एंड सपोर्ट टू बिल्ड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, यानी एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए जो भी सपोर्ट दे सकते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी, सारा का सारा काम कौन करता था? RCH करता था। यानी अगर हमसे कोई पूछता है कि RCH का मेजर रोल क्या था तो हम बताएंगे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना, यानी लोगों को जागरूक करना रिप्रोडक्टिवली हेल्दी के लिए, और दूसरी बात सारी सुविधा प्रोवाइड करना जिससे किसी की भी सोसाइटी जो हो सकती है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी बन सकती है। समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेजर हैं जो कि RCH द्वारा अडॉप्ट किया। RCH मैंने बताया कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम जो है उसके द्वारा क्या क्या ऐसी चीज़ें की गई। मैंने बताया कि अवेयरनेस करना है या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है तो वो किस तरीके से प्रोवाइड करना है। जैसे कि जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं इस रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में, वो सब क्या करते थे? ऑडियो विजुअल मेथड या प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते थे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। यानी जो अवेयरनेस क्रिएट करना था लोगों के बीच में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, वो कैसे किया जाता था? या तो वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती थी या तो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती थी। दोनों एजेंसीज़ ये काम करते थे। और कैसे करते थे? ऑडियो विजुअल टेक्निक यूज़ करते थे, प्रिंट मीडिया को यूज़ करते थे। लोगों तक बस बात पहुंचनी किसी भी तरीके से कि क्या ऐसा करें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना हो, फीमेल फेटिसाइड्स ना लोग करें। तो ये सारी चीज़ों को बताने के लिए इन्होंने अलग अलग मीडिया का इस्तेमाल किया। इनके द्वारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कही गई थी वो था इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल। अभी हम लोग भी जो पढ़ रहे हैं क्लास 12th में ये पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि सेक्स एजुकेशन को लेके कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। बहुत सारे ऐसे मिथ होते हैं जो हम अपने अंदर ले लेते हैं कि नहीं सेक्स एजुकेशंस में, कि जैसे फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन है कहीं ना कहीं कभी कभी उसको बहुत गलत तरीके से, लेकिन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, उसको हम गलत नहीं ले सकते, वो एक पार्ट है लाइफ का। तो हमें सेक्स एजुकेशन में जानकारी क्या होती है? सेक्स एजुकेशन में हम जानकारी ये लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और इसीलिए इसे स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया है। अगली बात आती है सबको, जैसे सेक्स एजुकेशन में हम स्कूल में क्या बताएंगे? मेनली हम बताएंगे एकदम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि एडोलसेंस क्या है, यानी कब हमारी बॉडी जो होती है वो रिप्रोडक्टिवली जो होता है वो एक्टिव होने लगती है। तो क्या क्या ऐसे साइंस है, सिम्टम्स हैं जिससे हम समझ जाते हैं कि नाउ वी आर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। दूसरी बात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ट्रांसमिट हो सकती हैं, वो जानना हमें ज़रूरी होता है। और एड्स बीमारी नहीं होती, क्योंकि एड्स से बीमारियां होती हैं, इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम, इट्स नॉट अ डिजीज इट्स सिंड्रोम। तो इसकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों तक क्रिएट करते हैं अवेयरनेस को, ताकि लोग जान सकें कि एडोलसेंस कब आता है, या STD क्या होती है, या एड्स क्या होता है। हम लोगों को मेथड अलग अलग बताते हैं किस तरीके से बर्थ को कंट्रोल किया जाता है। भाई एक बच्चा, दो बच्चा, अभी चाइना ने बैन कर दिया। चाइना कहता है कि सिर्फ एक बच्चे के अलावा और होते हैं तो उससे गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। इंडिया में भी इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे कि भाई 2 से ज़्यादा बच्चे हम लोग नहीं ले। अमेरिका ने ऑलरेडी कर रखा है कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। तो वो ये बर्थ कंट्रोल करने का टेक्निक क्या है, किस तरीके से हम अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव या कॉन्डम्स यूज़ करके किसी भी तरीके से बर्थ को कंट्रोल करना है, ये एजुकेट किया जाता है लोगों को अंडर द प्रोग्राम RCH कि किस तरीके से हम लोग बर्थ को कंट्रोल करते हैं।
लोगों की मैरिजेबल एज क्या है, जैसे कि अभी बहुत पहले की बात है कि जब लड़कियों की शादी जो है वो 14 साल में 15 साल में करा दी जाती है, लड़कों की शादी 16-17 साल में करा दी जाती है। अब वो चीज़ें बदल रही हैं। जब तक इंसान मेंटली, फिजिकली, बिहेवियरली हर तरीके से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं होगा तो वो मैरिजेबल एज के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले तक लड़कियों की शादी के लिए जो एज रखी गई थी वो 18 रखी गई, जिसको अब गवर्नमेंट ने बढ़ा के 21 कर दिया है। 21 फॉर द फीमेल एंड 24 फॉर द मेल इसको बनाया गया है ताकि सही समय पे जब भी प्रेगनेंसी हो या कुछ भी हो तो उसके लिए बॉडी पूरी तरीके से क्या हो, कंट्रोल में हो, एक्टिव हो, ताकि वो 9 महीने तक उन सारे पेन्स को, उन सारी चीज़ों को सफ़र कर सके। तो मैरिजेबल एज के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहीं से आती है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं। जो पहला माँ का गाढ़ा दूध होता है उसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी एंटीबॉडीज़ पाई जाती है जो कि जैसे ही फीमेल बच्चे के अंदर जाती है वो उसके अंदर इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की जाती है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो दैट द इम्यून सिस्टम ऑफ द फीटस कैन विद ग्रो। जो इम्यून सिस्टम है फीटस का वो क्या हो सकता है, ग्रो कर सकता है। इक्वलिज्म बिटवीन मेल एंड फीमेल, अभी हम लोग देखते हैं कि भाई कभी कभी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, मेल को बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है। ये एक सब वाहियात चीज़ें हैं। मेल और फीमेल हर जगह पर, हर वैल्यू पे क्या है, बराबर है आज के टर्म्स में, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो किसी रिस्पेक्ट की बात हो, और हर तरीके से लड़के और लड़कियाँ क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। ये बातें बताई जाती हैं लोगों। आज भी जो पुराने ज़माने के लोग हैं जो बहुत लड़कियों को रोकते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, उनको ये सब समझाया जाता है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होना है, सबको बाहर निकलने का आज़ादी है, यहाँ पर सब फ्रीडम के साथ रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी इसी प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों तक पहुँचाई जाती है। सेक्स एब्यूज़ यानी सेक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्राइम्स हैं, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी लोगों को बताया जाता है कि जैसे आज रेप का केस है या किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को बताया जाता है कि अगर ऐसा किया गया आपके द्वारा तो आपको क्या सज़ा मिल सकती है या किस तरीके से, ताकि लोगों के अंदर इस चीज़ का डर बना रहे। अगला चलते हैं कि बहुत सारे जो ये सारी चीज़ें ये किसी न किसी प्लान के अंतर्गत होते हैं। वो सारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट कराना RCH का काम होता है। RCH ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, वो किया था, बैन किया था अमीनोसेंटेसिस को। अमीनोसेंटेसिस क्या है, जब हम बच्चे के अमीनियोटिक फ्लूइड और टिश्यूज़ को निकाल के हम उससे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को पता कर ले, यानी बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ नहीं, वो अमीनियोटिक फ्लूइड्स और बच्चे के टिश्यू से पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको यूज़ करने लगे थे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, यानी लोग बच्चे का सेक्स जानने लगे थे कि कौन से सेक्स का बच्चा है, और अगर उसमें मेल फीमेल का कुछ कोर्स होता तो उसमें क्या करता था, फीमेल फिटिसाइड्स का बहुत सारा केस आता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बैन कर दिया ताकि ये किसी भी तरीके से ना पता चले कि जो बच्चा है वो मेल है कि फीमेल है। कुछ और टेक्निक होती हैं जिससे हम इस सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं, जैसे क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग होती है, CVC जिसको हम कहते हैं। क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग में भी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, फोटोस्कोपी होते हैं। तो ये सारे मेथड यूज़ करते हैं हम लोग एबनॉर्मलिटीज़ पता कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ अ क्राइम, तो हमारा इसका जो मकसद होता है वो सिर्फ इतना ही होता है कि हम एबनॉर्मलिटीज़ पता कर ले कि कहीं कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो क्रोमोसोम में नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजर जो कि RCH के द्वारा लिए गए।